श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ये हाहाकार जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे सूबों में स्थितियाँ सामान्य हैं, कहीं भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी खबर आई थी कि गुजरात के भरूच में, जहाँ पर पहले से ही मौतें हो रही हैं, वहाँ अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल में आग लगने की घटनाएं महाराष्ट्र में भी हो चुकी हैं, जहाँ कोविड पेशेंट मर गए। आज भी भरूच में 16 की पहले खबर आई, अब 18 की खबर आ रही है। इस तरह के अब हो सकता है ये संख्या और बढ़े, कौन जानता है। ये मौतें हो रही हैं। अभी दिल्ली का बहुत मशहूर अस्पताल है बत्रा अस्पताल, प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल है, क्योंकि अपने देश में ज़्यादातर आजकल स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण है, तो हर जगह सुपर स्पेशलिटी के नाम पर प्राइवेट अस्पताल बने हुए हैं। तो ये बहुत मशहूर और पुराना अस्पताल है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते वहाँ पर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी एक डॉक्टर सहित 8 लोग मर गए, कोविड पेशेंट थे। और दिलचस्प बात, या बल्कि यूँ कहा जाए कि और ज़्यादा भयानक बात ये है कि हॉस्पिटल के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, सबने त्राहिमाम संदेश भेजा था प्रशासन को, सरकार को, कि उनके पास गैस खत्म होने वाली है, उनके पास बिल्कुल मरीजों को बचाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय ऑक्सीजन के। तो प्लीज़ प्लीज़ ऑक्सीजन आप जल्दी हमको भिजवाइए। लेकिन ऑक्सीजन वायदे के बावजूद 1 घंटे बाद पहुंची, और 1 घंटे में 8 जिंदगियां चली गईं, जिसमें एक वो जिंदगी भी थी जो लोगों को जिंदगी दे रही थी, जो जिंदगी बचाने में अपनी जिंदगी गंवा बैठी। उन्हें भी बताया जाता है कि वो भी कोविड इन्फेक्टेड थे, डॉक्टर साहब। तो ये तो हालात हैं अपने देश के। ऑक्सीजन की कमी से अब तक न जाने कितने हजार लोग मर चुके हैं अस्पतालों में भर्ती, और जो घरों में मरे हैं उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। और मेरे पास अनेक ऐसी सूचनाएं हैं एक पत्रकार होने के नाते, कि लोगों को, खासकर उत्तर प्रदेश में तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां के अधिकारियों ने बैन कर दिया कि आप घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा सकते। अब आप हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं दिला रहे हैं, आप उनको बेड नहीं दिला रहे हैं, आप उनको ऑक्सीजन हॉस्पिटल में भी नहीं दिला रहे हैं। अगर बाई चांस किसी को अस्पताल में जगह भी मिल गई, तो उत्तर भारत के अनेक ऐसे अस्पताल हैं जहां बेड के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों को। और आप लोगों को उनके निजी इनिशिएटिव पर, आप निजीकरण अस्पताल का तो कर दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का कर दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कहीं से एक ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज कर लेता है, तो आप कहते हैं कि वो क्राइम है। ऐसा भी हमने देखा है और रिपोर्ट हुआ है। कुछ एक चैनलों ने भी रिपोर्ट कर दिया, हालांकि चैनल इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट नहीं करते, वो केवल सरकार की एक स्तुति गाते हैं, एक उसकी खुशफहमी या उसकी बड़ाई केवल करते हैं। लेकिन अखबारों में ये खबर छपी। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वाकई देश के हालात इतने ख़राब हैं। और दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 24 घंटे में 3523 यानी 3523 मौतें हुई हैं 24 घंटे में। और एक ही दिन में यानी 24 घंटे में इस समय देश में जो कोरोना से संक्रमित लोग नए मतलब जो संख्या आई है वो 4 लाख से भी ज़्यादा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये विश्व कीर्तिमान है। तो अच्छा, ये जो पहले मैं बता देता हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये सही नहीं हैं। मुझे और ज़्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए इन आंकड़ों को गलत बताने के लिए, लेकिन मैं बहुत शालीन भाषा में कह रहा हूं कि ये सही नहीं है। पेंडेमिक है,
ये भयावह रूप ले चुका है। 21 फरवरी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब हमारी सत्ताधारी जो पार्टी देश की है वो कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही थी और अभिनंदन में प्रस्ताव पारित कर रही थी और बता रही थी कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में विश्व को एक नया मॉडल सामने दिखाई दिया है, या यूं कहा जाए कि एक उन्होंने मिसाल कायम की है कि कैसे कोरोना को इतनी जल्दी हमने शिकस्त दे दिया, उसको पराजित करके और अपनी जनता को बचा लिया। कुछ इस तरह का भाव था। तब सत्ताधारी पार्टी को या सरकार को ये अंदाज नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो इतने मतवाले थे, इतने प्रचार के इतने ज़्यादा उनके अंदर यूं कहा जाए भूख है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत की जनता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, बड़ा एक परसेंटेज है जो अभी भी पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा भी लिखा है तो जाति और धर्म के भावनाओं में इतना बह जाता है कि वो सच को समझना बंद कर देता है। तो उनको लगता था कि इस तरह के प्रचार से फायदा हो जाएगा। चुनाव जो होने वाले थे 5 राज्यों के, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, और ये वैज्ञानिक कोई किसी प्रतिपक्षी दल के नहीं हैं, ये भारत के वैज्ञानिक हैं, और उन वैज्ञानिकों ने बाकायदे स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए हमारी सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सूचित किया था। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित किया था तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर तक वो बात पहुंची, क्योंकि भारत में इन दिनों जो सरकार है वो पीएमओ चलाता है। मंत्रालय बिल्कुल बेमतलब हो गए हैं और सरकार के को चलाने वाली जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वो सब पीएमओ में सिमट गई हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस जिसका नाम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ऑफिस तक भी ये बात पहुंची होगी कि वैज्ञानिकों ने कहा है, और ये मार्च के शुरू की बात है, आज बहुत लेट, हम लोगों को पहले भी मालूम था, न्यूज़ वेबसाइट पर ही आ चुकी थी बात, न्यूज़ क्लिक ने भी दिया था इसको, लेकिन आज तो देश का बड़ा अखबार कहा जाने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया उसने भी छापा है, उसने भी, उसके यहाँ भी मैंने देखा, और विदेश के तो अखबार छाप ही रहे हैं कि मार्च के शुरू में ही सरकार को बता दिया गया था कि बहुत जल्दी कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है इससे ज्यादा भयावह रूप में पेश आ रही है, और बहुत दंदनाते हुए वो हमारे देश की जनता को रौंदते हुए निकलेगी। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए, तत्काल प्रबंध किया जाना चाहिए। लेकिन प्रबंध क्या हुआ? चुनाव। 5 राज्यों में चुनाव हुआ। चलो, चुनाव अगर कराया तो निर्वाचन आयोग ने और भारत सरकार सबने मिलकर, सभी प्रतिपक्षी दलों को भी मिलाकर एक ऐलान हो गया होता कि इस बार का चुनाव अलग ढंग का होगा। कोई व्यक्ति रैली नहीं निकालेगा, कोई रोड शो नहीं करेगा, सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से सभी दल के नेताओं को भाषण करने की छूट रहेगी। वो टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम पेश करें, बहस करें, और इस तरह से चुनाव लड़ लिया जाता, लोगों को का मजमा नहीं लगाया जाता, तो शायद ये हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन लोगों का आना जाना बना रहा, और जो लोग दूसरे प्रदेशों से गए वो संक्रमण फैलाते गए, कुछ वहां से लेकर आते रहे दूसरे प्रदेशों में। और दोस्तों, सिर्फ चुनाव नहीं हुआ विधानसभाओं के, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव करा दिए गए, जो गांव-गांव चला गया। और यही नहीं हुआ, कुंभ मेला जो 12 साल पे लगता है, कुंभ मेला के आयोजन को छूट दे दी गई, और लाखों की भीड़ हरिद्वार में उमड़ पड़ी, लाखों की भीड़। और कहा गया कि नहीं, धर्म का मामला है, गंगा का मामला है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या क्या हुआ, वह इतिहास जब लिखा जाएगा इस महामारी का, तो वो किताबों में दर्ज होगा। कितना जबरदस्त और कितना भयानक उसका प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, मैं आपके लिए सूचना में दर्ज कर दूं आज के इस कार्यक्रम में कि कुंभ ने इतिहास में पहले भी कुंभ की भूमिका कई बार इस तरह की आपदा को बढ़ाने में दर्ज की गई है। हमारे मुल्क में
1817 से 1824 के बीच में एक भीषण आपदा आई थी, एक भयानक पैंडेमिक आया था, उसका नाम था कॉलरा। और जो कॉलरा था उसको एशियाटिक कॉलरा भी कहा गया था। और ये जो एशियाटिक कॉलरा था वो भारत के उसी क्षेत्र से पहले आया और गुजरा जहां पर कुंभ मेला लगा था, और वो पूरे देश में फैल गया, खासकर जो ये हिंदी हार्टलैंड है और फिर बंगाल का इलाका सारा का सारा, और कई देशों में वो फैला। डेविड आर्नोल्ड जो दुनिया में संक्रमण से जुड़ी आपदाओं के बड़े लेखक माने जाते हैं, बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने भी 1817 और 1824 के उस कॉलरा के पीछे कुंभ की जो एक भीड़ थी उसका उन्होंने जिक्र किया है, बहुत विस्तार से किया है, उसको देखा जा सकता है। तो जब इतिहास में खासकर आपदाओं के बीच में इस तरह के आयोजन पर पहले से ही कुछ चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड थीं, तो आखिर ये गलती क्यों की गई? लेकिन दुखद यह है कि हमारे देश के जो मौजूदा निजाम है, जो मौजूदा शासक हैं, वो इतिहास नहीं पढ़ते, वो सिर्फ मिथकों की रचना करते हैं, वो सिर्फ कहानियां गढ़ते हैं, वो ठोस सच्चाइयों को नहीं बताते, वो लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास की कोई पूंजी नहीं सामने लाते, वो सिर्फ नफरत का जो ज्ञान है अपना बांटते हैं, अज्ञान बल्कि कहिए, नफरत का ये जो अज्ञान लोक है उसका वो केवल प्रसारण और उसका प्रचार और उसका विस्तार करते हैं। इस तरह ये चुनाव और कुंभ, ये दो बड़े प्रसारक बनकर उभर कर आए हैं इस महामारी में। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है सरकार की वो नादानी कि उसने अपने ही वैज्ञानिकों की इस रिकमेंडेशन को नहीं माना कि बहुत बड़ी महामारी फिर आ रही है। पहला जो फेज है कोरोना का गुजर गया, लेकिन दूसरी फेज जो आ रही है ये भयावह होगी और उसको रोकने के लिए तत्काल प्रबंध किए जाने चाहिए। लेकिन अपने यहां प्रबंध ही नहीं हुआ, अस्पताल बढ़ाए नहीं गए, बेड नहीं बढ़ाए गए, एक साल में अस्पतालों की स्थिति जो थी सुधारी नहीं गई। ऑक्सीजन हम बेचते रहे, कहा गया कि नहीं हमने तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बेचा। किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जहां बनती है वहीं मेडिसिन के लिए भी ऑक्सीजन बनती है और उसके फार्मूले में मामूली फर्क होता है। और मेडिकल यूज की जो ऑक्सीजन है वह भी बेची गई, भले उसकी संख्या कुछ कम है आंकड़ों के हिसाब से। तो ये ऑक्सीजन की जो क्राइसिस है वह भी क्रिएटेड है सरकार की नादानी से। पहले ही एक्युमुलेट किया जाना चाहिए था, पहले ही इसका प्रबंध किया जाना चाहिए था। जिन कल कारखानों में ऑक्सीजन नहीं बन रही थी वहां तत्काल आदेश देना चाहिए था कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन होती कि हम लोगों की जान बचा लेते। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने जो किया, चुनाव कराया, हमने कुंभ लगाया, हमने भीड़ बटोरी। और दोस्तों, हमें याद है कि एक चुनाव प्रचार के दौरान देश के एक बड़े नेता ने कहा था कि कब्रिस्तान बहुत बन रहे हैं, श्मशान नहीं बन रहे हैं। श्मशान भी उसी तादाद में बढ़ाए जाने चाहिए आबादी के हिसाब से, कुछ इस तरह की बात कही थी। लेकिन श्मशान भी नहीं बने। और आज स्थिति यह है कि श्मशान घाट पर 2-2 दिन 3-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। तो मौतों पर कोई रोक नहीं, क्योंकि आपके पास दवा नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त बेड नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। और मरने के बाद लोगों को उनको सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार के लिए भी कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। कल मैं पढ़ रहा था, देश की जानी मानी समाजशास्त्री हैं नंदिनी सुंदर, प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत पिता की अंतिम क्रिया के लिए एक श्मशान गृह में देश के वरिष्ठ संपादक, द हिंदू अखबार के संपादक रह चुके हैं और द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन, जो
जो उनके फादर इन लॉ थे दिवंगत सुंदर साहब, उनकी अंतिम क्रिया में उनको सुबह से लेकर और शाम तक देर तक उनको इंतजार करना पड़ा, घंटों। कल्पना कीजिए, यह दिल्ली का हाल है एक बड़े संपादक के घर में मौत होने पर। आम आदमी की क्या स्थिति इस देश में होगी, सामान्य लोगों की क्या स्थिति होगी इस देश में, आप कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस भयावह स्थिति के लिए ये वायरस जिम्मेदार है, लेकिन इस वायरस से ज्यादा हमारी ये व्यवस्था जिम्मेदार है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।